हुआ सवाल कर रहे हैं हम लोग। सवाल है इलेबोरेट ऑन सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन अवेलेबल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। अभी कोई स्टूडेंट आए हैं, एक सेकेंड। हाँ, कौन है भाई? तो शिवानी म्यूट कर लो आप, ठीक है? थोड़ा आवाज आ रहा है, बाकी आप रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, देखिए, हम लोग कर रहे हैं लेबर लॉ के 13 मार्क्स वाले। कल परसों के लेक्चर में हम लोगों ने 10 सवाल कवर किए थे। आज हम लोग 11वां कर रहे हैं, ठीक है? सवाल बोल रहा है इलेबोरेट ऑन सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन अवेलेबल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, ये बोल रहा है सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन क्या क्या बनाया गया है, ठीक है? और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, ये तीनों वर्कर के लिए ही आपसे स्पेसिफिक पूछा जा रहा है, ठीक है? इसमें सारे वर्कर का नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये याद रखना, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है अपना, उसमें कौन कौन से वर्कर को कवर किया गया है, ठीक है? तो जितने भी वर्कर हैं, सभी कैटेगरी के वर्कर को सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कवर किया गया है, ठीक है? लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो तीनों वर्कर है, ये पहले के जो पुराने लॉज थे हमारे पास, उसमें इनको कवर नहीं किया गया था, ठीक है? तो इसीलिए हमारा जो नया लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी कोड, या आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड ले लो, ठीक है? दो लेबर लॉज हैं। तो उस दोनों में ही जो पहले वाले बहुत सारे प्रोविजन थे, उसको हटा दिया गया, ठीक है? और कुछ ऐसे थे जो उसमें नहीं थे, तो उसको हमने ऐड किया। तो ऐसे ही हमने सोशल सिक्योरिटी कोड में भी हमने कुछ वर्कर को ऐड किया जो पहले नहीं था। गिग वर्कर के बारे में पहले के किसी भी लॉज में नहीं था। प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में पहले के किसी भी लॉज में नहीं था। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कोई भी प्रावधान पिछले लॉज में नहीं थे, ठीक है? तो इसीलिए स्पेसिफिक हो जाता है कि जब आपने ये तीनों ऐड किया, तो इसके लिए सोशल सिक्योरिटी का कोई प्रोविजन डाला है या नहीं डाला है? सिर्फ ऐसे ही ऐड कर दिया या उनके लिए भी कुछ है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? तो ये है मेन। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन होते हैं, गिग वर्कर कौन होता है, प्लेटफॉर्म वर्कर कौन होता है। तो देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, दोज एम्प्लॉयड आउटसाइड ट्रेडिशनल रेगुलेटेड एस्टेब्लिशमेंट, ऑफ्टन सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर नॉट कवर्ड बाय अर्लियर लेबर लॉज, ठीक है? मतलब ऐसे वर्कर जो किसी ट्रेडिशनल एम्प्लॉय में नहीं है। जैसे मान के चलिए कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो कंपनी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैजुअल वर्कर होते हैं, उनका किसी से भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है? खुद का कमाते हैं, खुद का खाते हैं, वो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। दूसरा है गिग वर्कर, इंडिविजुअल ऑफरिंग सर्विसेज सच एज फ्रीलांसर, टेम्पररी और इंटरमिटेंट वर्क, ऑफ्टन आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है? गिग वर्कर का मतलब होता है कि कोई फ्रीलांसर है, ठीक है, या कोई टेम्पररी वर्क कर रहा है कहीं पे, तो ये सारे गिग वर्कर में आते हैं। तीसरा है प्लेटफॉर्म वर्कर, वर्कर प्रोवाइडिंग सर्विस वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक राइड हेलिंग और फूड डिलीवरी एप्स, ठीक है? जैसे स्विगी का कोई राइडर है, या आपने देखा होगा ओला या उबर का कोई राइडर है, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है? किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए काम कर रहे हैं, तो वो होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर। तो ये तीनों वर्कर हो गए। अब यहाँ पे जो नया लेबर लॉ बना है, उसमें इन तीनों को तो ऐड किया गया, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है क्या सोशल सिक्योरिटी के नज़र में? तो ये आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है? तो सबसे पहला है, देखिए, नेशनल एंड स्टेट सिक्योरिटी फंड। इन लोगों के लिए ये स्पेसिफिक, ये तीनों का जो आपसे पूछा गया है, उनके लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर जो है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया है, ठीक है? इसके बाद ये जो बोर्ड्स हैं, स्टेट लेवल पे भी काम करते हैं, नेशनल लेवल पर भी काम करते हैं, ठीक है? अब ये बोर्ड जो है वो क्या क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है? तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइफ डिसेबिलिटी कवर, लाइफ और डिसेबिलिटी जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होंगे, या गिग वर्कर होंगे, या प्लेटफॉर्म वर्कर होंगे, उनको ये बात हमेशा याद रखना कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सबसे पहली बात, ठीक है?
ई श्रम करके सरकार का एक ऐप है, एक वो है, मतलब लिंक आता है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, सरकार का एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वहां पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का डिटेल, ठीक है, एड्रेस प्रूफ वगैरह लगेगा। फिर आपको वो एक यूएएन नंबर देंगे, ठीक है, अकाउंट नंबर रहता है वो, पर्सनल आपका रहेगा। अब आप रजिस्टर्ड हो गए। अब जो भी गवर्नमेंट का स्कीम आएगा, ठीक है, वो सेंट्रल लेवल पे पूरा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, क्या मिलना है वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, और वो ट्रांसफर कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर स्टेट लेवल पे वो सारे को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर, ठीक है, अपने लेवल पे क्या क्या स्कीम दे रहा है, तो सबसे पहला है लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से दे रहा है, ठीक है, उनका ये स्कीम है। दूसरा है हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं इन तीनों वर्कर को। ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए पेंशन वगैरह देते हैं, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है, और अदर वेलफेयर बेनिफिट के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम देगा, उनका क्या डिजाइन है, तो वो देखिए। पहला है पीएफ, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है कि अगर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर या आपके गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाए, ये सारे स्कीम उनको मिलने चाहिए। पहला क्या है, प्रोविडेंट फंड। दूसरा एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तीसरा हाउसिंग फैसिलिटी। चौथा एजुकेशनल सपोर्ट। पांचवा स्किल डेवलपमेंट। छठा फ्यूनरल असिस्टेंस, कोई मर गया या कुछ ऐसा है तो उसमें हेल्प करना। और लास्ट है ओल्ड एज होम। तो ये सारे स्कीम स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है, किनके लिए, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, ठीक है। अभी इसमें ये जो स्कीम्स है, ठीक है, ये सभी को अप्लाई होगा, ये तीनों जो है इसमें। वैसे तो अदर के लिए भी यही है, अगर आपसे इसमें अदर वर्कर के बारे में पूछे तो आप ये सारी चीजें लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के लिए इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, सबके लिए एक ही सिस्टम है। लेकिन आपसे सिर्फ 3 पूछा था, इसीलिए आपको 3 के बारे में लिखना है, ठीक है। तो अब स्कीम क्या क्या है, तो पहला देखिए, द कोड इंश्योर्स कवरेज रिगार्डलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी बताया मैंने, फॉर बेनिफिट इंक्लूडिंग, पहला है लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये लाइफ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस उनको मिलेगा। दूसरा है हेल्थ एंड मैटरनिटी सपोर्ट उनको मिलेगा, ठीक है। तीसरा है पेंशन उनको मिलेगा। चौथा स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको मिलेगा, और एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। और ऊपर मैंने बताया ही था, पेंशन वगैरह मिलेगा, ओल्ड एज होम मिलेगा, ठीक है, फ्यूनरल असिस्टेंस मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं इस एक्ट के तहत उनको मिलेंगी। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन ही है ना, समझ रहे हो, सामाजिक सुरक्षा हम उनको दे रहे हैं, तो ये वही है ना, ठीक है। अब उनको ये सब लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा, उनको ई श्रम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, तभी वो सारे बेनिफिट को एक्सेस कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन एज पर द ओस कोड, discuss the responsibility of both employer and employees in maintaining a safe work environment, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जो ओस कोड बना था अपना, उसका मतलब डिफाइन कीजिए, ठीक है, कि ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होता क्या है। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, कि वो सेफ इन्वायरमेंट में काम कर पाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ओस कोड क्यों बना था, सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काम थोड़ा सा हजार्डस होगा, ठीक है। तो हजार्डस होगा तो आपको पता होगा कि हजार्डस वर्क जब होता है तो पूरा सेफ्टी किट के साथ किया जाता है। मास्क प्रॉपर होना चाहिए, पीपीई किट का यूज किया जाना चाहिए, ग्लोव्स लगाना चाहिए, आंख में अगर कोई ऐसा है, ठीक है, तो चश्मा लगा के किया जाना चाहिए। इसके बाद आप जो है बॉडी पार्ट अगर कोई उसके प्रभाव में आ सकता है तो उसको सेफ करके रखना चाहिए, ठीक है। नीचे जो है बड़े सोल वाला शू पहनना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगर मान के चलते हैं कि ये एम्प्लॉयर जो है
हजार्डस वर्क करा रहा है और वो अपने स्टाफ को ये सारी चीजें नहीं दिए हुए है, ठीक है। तो क्या होगा, स्टाफ तो कर लेगा लेकिन क्या हो जाएगा, या तो वो बीमार हो जाएगा कुछ दिनों में, या तो उसको जो है मशीन के चपेट में आने से कोई इंजरी भी हो सकता है, ठीक है। अगर ग्लोव्स नहीं पहना है, मशीन के नीचे हाथ आएगा, हाथ पूरा साफ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये किसका जिम्मेदारी है, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीजें देखें कि वहां पे सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर है या नहीं है, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए, लोड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12 घंटा काम किया स्टाफ, उसको नींद आ रहा है फिर भी आप ओवर टाइम करा रहे हो, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। तो ये है एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट हो। दूसरा, एम्प्लॉय की क्या लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर आपको बोला गया है कि सारे पीपीई किट आपको लगा के करना है, सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ करना है, तो आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बोला अरे जाने दो यार, देखने थोड़ी आता है, आप बिना मास्क लगाए बिना हैंड ग्लव्स लगाए आप काम कर रहे हैं, क्या होगा इससे, सेफ वर्क इन्वायरमेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। कभी भी दुर्घटना हो सकता है, इंजरी हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉय की है। एम्प्लॉयर तो आपको ला के ही देगा, सब कुछ लगाना तो आपको है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एम्प्लॉय कभी कभी क्या होता है, शराब के नशे में काम करने आता है, पौवा चढ़ा के, और फिर काम करने आता है। किसकी गलती है, कंपनी की है या उसकी है, उसको आना चाहिए शराब पी के, समझ रहे हो। तो ये है। तो मतलब आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की पूछ रहा था, तो आपको दोनों के हिसाब से बताना है, ठीक है। चलिए, अब ये तो मैंने ओरली बताया, अब मैं जो लिखा है वो बताता हूँ, ठीक है। अभी सवाल पूछ रहा था कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के कॉन्सेप्ट को समझाइए, डिफाइन करने बोला था, ठीक है। तो क्या होता है ये, द ओस कोड कंसोलिडेट एंड मॉडर्नाइज लॉज टू कॉम्प्रिहेंसिवली रेगुलेट द हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। किसका, इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में, किसी इस्टेब्लिशमेंट में, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। इट कोर एम टू embed the protection of workers physical and mental welfare, ठीक है, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। ये जो आपका ओस कोड है या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है, वो क्लियरली बोलता है कि जो एम्प्लॉय या जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा बहुत मायने रखती है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, आपको दोनों देखना है, ठीक है। अब मेंटल लेवल पे कैसे होगा, वहां पे कोई बाथरूम नहीं है, कहाँ जाएगा वो काम, मतलब वो करने, ठीक है। वहां पे आप जो है लंच करने के लिए भी 5 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, मेंटल हरासमेंट कर रहे हो, ठीक है। 8 घंटे का काम है, आप 10 घंटा करा के उसको 2 घंटे का ओटी नहीं दे रहे हो, क्या है ये, मेंटल हरासमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजों से बचाता है कौन, आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। अब यहाँ पे पूछ रहा था एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिमिनेटिंग हजार्डस कंडीशन, ठीक है, इंश्योरिंग कंफर्मिटी टू सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये किसकी ड्यूटी है, ये है आपके एम्प्लॉयर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कि अगर कोई हजार्डस फैक्ट्री है जहाँ पे हजार्डस काम हो रहा है, तो आप सेफ्टी मेजर्स वगैरह दो, ठीक है। उस हजार्डस एक्टिविटी को थोड़ा एलिमिनेट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। दूसरा है गारंटीइंग ए सेफ वर्क इन्वायरमेंट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है आपके एम्प्लॉयर की, कि भाई जो वर्कर काम कर रहा है उसको सेफ वर्क इन्वायरमेंट दे, ठीक है। जैसे कुछ है सामान हैंडल करना है, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंसेस है वो केमिकल वाला है क्या, या मतलब कुछ ऐसा जहरीला है क्या, तो उस सारी चीजों में आपको देखना है, ठीक है, कि भाई जो भी ऑपरेशन वर्क वहां पे हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, तो उसमें सही तरीके से वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसे ही सीधे हाथ से मशीन से सामान निकाल रहे हैं, या प्रॉपर सेफ्टी मेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एम्प्लॉयर का है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फ्री एनुअल मेडिकल चेकअप, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अगर वैसे हजार्डस काम करवा रहे हो आप, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, किसकी, एम्प्लॉयर की,
कि आप मेडिकल चेकअप एनुअल में एक बार करो। एनुअली मतलब साल में एक बार उनको मेडिकल चेकअप का भी फ्री में उनको जो है सुविधा दिया जाए, दिलवाए, ठीक है। नेक्स्ट है इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर टू फॉर्मलाइज एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, ये तो सब में रहता है। नो कॉस्ट टू एम्प्लॉयज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेस्ट रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल डिजीज, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की, कि अगर किसी को सेफ्टी मेजर्स चाहिए, ठीक है, पीपीई किट और वहां पे जो फर्स्ट एड वगैरह रहता है वो प्रोवाइड करे। कौन? एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉय की ड्यूटी नहीं है। अगर एम्प्लॉय साथ में रखता है तो वो उससे पैसा ले सकता है एम्प्लॉयर से, ठीक है, कि मैंने ये लाया है भाई मुझे दे देना, क्योंकि एट द एंड बीमार तो मैं होऊंगा, तुम तो दोगे नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो जो भी वहां पे सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है, वहां लगाएं, ठीक है। मेडिकल रिलेटेड अगर कोई टेस्ट कराता है वो बंदा कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, कोई डिजीज तो नहीं हो गया, तो ये भी कंपनी ही भर के देगी। कौन? एम्प्लॉयर। मेंटेनिंग वेलफेयर मेजर सच एज सैनिटेशन फैसिलिटी, चेंजिंग रूम, सीटिंग, फर्स्ट एड, ये सब तो ये तो है ही, ठीक है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वहां पे वेलफेयर मेजर्स भी हो, सैनिटेशन का फैसिलिटी हो, चेंजिंग रूम वगैरह हो, सिटिंग का हो, बैठने का हो। ऐसा तो नहीं है ना कि 12 घंटा लोग खड़े खड़े काम करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा रेस्ट तो करेंगे ना। तो उसके लिए बैठने का भी व्यवस्था होना चाहिए, फर्स्ट एड का भी वहां पे सुविधा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की है, ठीक है। एम्प्लॉय की जिम्मेदारी क्या है? तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर ओन सेफ्टी, ठीक है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एम्प्लॉय की है कि भाई आप जो है कोई काम कर रहे हो तो आप सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के काम करो। एम्प्लॉयर तो आपको बार बार आएगा नहीं देखने की क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये ड्यूटी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। फॉलो प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है। जो भी आपको सेफ्टी रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, जो भी आपको पीपीई में हैंड ग्लव्स वगैरह दिए हैं, आप उसको लगाइए, ठीक है। यह आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा है कोऑपरेशन विद एम्प्लॉयर टू सपोर्ट लीगल कंप्लायंस स्पेशली बाय अडेयरिंग टू ट्रेनिंग रूल सेफ्टी सिस्टम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के साथ, एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करे, ट्रेनिंग ले, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी सिस्टम को समझे। तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट है रिपोर्ट अनसेफ और अनहेल्दी कंडीशन। अगर ऐसा है, ठीक है, किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉयर के द्वारा वहां पे सारे सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, ठीक है, और वहां पे जो है हेल्थ कंडीशन खराब हो सकता है, तो ये आपको रिपोर्ट करना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है एम्प्लॉय की, ठीक है। और लास्ट है रिफ्रेन फ्रॉम विलफुल एक्ट और ओमिशन दैट इंडेंजर देमसेल्फ। तो ये बोल रहा है कि ऐसे कामों से, ऐसे एक्ट से आप बचें, ठीक है, जो आपके लाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी बताया था कि कंपनी आपको बोला था मास्क वगैरह लगाओ, मेडिकिट ये पीपी किट लगाओ, हैंड ग्लव्स लगा के काम करो, आप नहीं कर रहे हैं, विलफुली उसको छोड़ रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आपका नुकसान होगा, ठीक है। अगर इसके बाद आप ये भी इसमें ले सकते हो कि आप शराब के नशे में या किसी तरीके का आपने वो लिया है, मादक पदार्थ लिया है, ठीक है, और फिर आप आए हो काम पर, तो इस सब से आपको बचना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ओवरऑल दोनों की ड्यूटी है कि भाई सेफ वर्क कल्चर मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, इवेलुएट हाउ occupational health service contribute towards improving workplace condition according to OS Act. What services should be included? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, ठीक है। Evaluate how occupational health services contribute towards improving workplace safety condition according to OS code. What services should be included? ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कैसे ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है वो वर्क प्लेस के कंडीशन को, ठीक है, इम्प्रूव करता है। उस कोड के अकॉर्डिंग आप बताइए, ठीक है। और कौन कौन सी सर्विसेज को इसमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि
जो वर्क प्लेस का कंडीशन है वो और थोड़ा सा बेहतर हो पाए। ठीक है, तो देखिए अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ओस कोड employer are mandated to provide free annual health examination or test for a specified category of employees. This underscores the centrality of proactive health monitoring in maintaining safe workplace. ठीक है, तो ये ऊपर में पूछ रहा था ना कि कैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है कंट्रीब्यूट करता है आपके वर्किंग कंडीशन को वो इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो उसी में हम इस कोड का क्या रोल है हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस इन इनहांसिंग वर्क प्लेस कंडीशन। पहला है अंडर सेक्शन 6 of the OS code, employer are mandated to provide free annual health examination or test for a specified कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये बोल रहा है कि सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि हर एम्प्लॉयर, ठीक है, जो भी मालिक होगा किसी इस्टेब्लिशमेंट का, वो एनुअली अपने जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनको जो है मेडिकल चेकअप कराएगा, उनका टेस्ट करवाएगा। ठीक है, हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए। Further, for high-risk sector like mines, employers must conduct pre-employment and periodically medical examination, ensuring ongoing health surveillance. ठीक है, कोई ऐसे हजारडस इस्टेब्लिशमेंट हैं जैसे माइन का, ठीक है, अगर वहां पे आप जो है काम करो, ठीक है, और कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं हो तो आप 2 ही 4 दिन में बीमार हो जाओगे। ठीक है, वहां पे हाई रिस्क होता है, ठीक है, हेल्थ का। तो अगर कोई ऐसे हाई रिस्क वाले सेक्टर हैं तो वहां पे प्री एम्प्लॉयमेंट भी मेडिकल चेकअप होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के पहले और एम्प्लॉयमेंट के बाद पीरियड बाय पीरियड, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, ठीक है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है a critical facet of occupational health service is the surveillance of the work environment and workers health. This includes hazardous identification and risk assessment involving physical, chemical, biological, ergonomic, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सेकेंड है हेल्थ एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें तो जरूरी है ना, जब आप लेबर लॉ पढ़ोगे उसमें ओस एक्ट पढ़ोगे, ठीक है, ओस कोड, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि कोई ऐसे ओस कोड क्यों बना, ओस कोड बना हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे हजारडस काम होता हो। ठीक है, तो हजारडस काम होता हो तो उसको हजारडस वर्क को कैसे आप कम कर पाओगे, एलिमिनेट करोगे। ठीक है, हजारडस वर्क ही करते हैं लोग, लेकिन लोग बहुत सालों तक जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वहां पे वो सारे सेफ्टी मेजर लेते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अगर आप सही तरीके से आप हजारडस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, तो आप रिस्क असेसमेंट कर पाओगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आप देख पाओगे कि वहां पे फिजिकली कैसा होगा, केमिकल, बायोलॉजिकल, मतलब इस तरीके से आप जो है सारे फैक्टर्स का जो है असेसमेंट कर पाओगे। फिर है हेल्थ एग्जामिनेशन कर लो आप, पीरियडिकली चेकअप कर लो, पोस्ट एक्सपोजर असेसमेंट कर लो। ठीक है, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल एडवाइस टू एलिमिनेट एंड मिटिगेट हजार्डस। ठीक है, प्रिवेंटिव स्टेप्स लो आप, ठीक है, कि भाई आपको काम करना है तो मास्क पहन के ही करना होगा, ग्लोव्स पहन के ही करना होगा। ठीक है, हैंडकरचीफ हमेशा हाथ में रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हो, ठीक है, पीरियडिकली चेकअप कराते हो, ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या वहां पे हजारडस है, तो उस हिसाब से आप काम करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है हेल्थ एजुकेशन, promotion of safe behavior, ठीक है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड फर्स्ट एड। ठीक है, जब आप अपने एम्प्लॉय को हेल्थ एजुकेशन दोगे कि भाई ऐसे ऐसे रहोगे तो ज्यादा लंबा जियोगे, तो वो उस हिसाब से काम करेगा। आप सेफ बिहेवियर को प्रमोट करो कि भाई मास्क पहनोगे तभी सुरक्षित काम कर पाओगे, मास्क नहीं पहनोगे बीमार हो जाओगे। इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे आप तैयार रहोगे, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग दे के रखनी है। फर्स्ट एड के बारे में सभी को बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें
प्रोवाइड की गई हैं आपके ओस कोड के अंदर, किस चीज के लिए? तो वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यही रोल है उसका, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज का जो है रोल यही होता है, ठीक है। कि भाई वो तो पहले हजार्डस इस्टेब्लिशमेंट को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, फिर वहां पे रिस्क असेसमेंट करें, ठीक है, फिर हेल्थ एग्जामिनेशन करें, प्रिवेंटिव स्टेप्स लें और हेल्थ एजुकेशन दिया जाए, प्रमोशन करे सेफ इन्वायरमेंट का, ठीक है, इमरजेंसी के लिए ट्रेनिंग दे के रखे, फर्स्ट एड के बारे में सबको बता के रखे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी बोल रहा है कि क्या क्या सर्विसेज इस एक्ट के तहत इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी इम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या जरूरी है इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो द की ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड, एम्प्लॉयर को ये सारी चीजें देनी चाहिए, ठीक है, ये सारी सर्विसेज। पहला, मेडिकल सर्वेलेंस, हर महीने 6 महीने में ये जो है मेडिकल सर्वेलेंस होना ही चाहिए, ठीक है। आप एम्प्लॉई को हायर करते हो तब भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करो कि भाई वो आपके फैक्ट्री में काम करने योग्य है या नहीं है, ठीक है, और है तो फिर लो उसको, फिर उसको पीरियोडिकली वर्क प्लेस पे ही, ठीक है, उसका जो है एग्जामिनेशन करते रहो, टेस्ट कराते रहो। तो मेडिकल सर्वेलेंस जरूरी है, ये सर्विस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है रिस्क एंड हजार्डस सर्वेलेंस, सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ द वर्क प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई हजार्डस एक्सपोजर, ठीक है। हर कंपनी में कौन सी कंपनी के यहाँ ज्यादा हजार्डस वर्क है, कौन से कंपनी के यहाँ पे लो हजार्डस वर्क है, कौन से कंपनी में कम मतलब दूषित मतलब मटेरियल बाहर निकल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जो है सर्विलांस करनी पड़ेंगी। फिर आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे, ये तीसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। चौथा, आप क्या सर्विस ऐड कर सकते हो इसमें? हेल्थ और एजुकेशन में प्रमोशन, अवेयरनेस फैलाइए, ट्रेनिंग दीजिए उनको, ठीक है, कि भाई आप ऐसे काम करोगे तो परफेक्ट रहोगे। फिर फर्स्ट एड के बारे में बताइए, इमरजेंसी कभी आए तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे होना है, इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दे के रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए कि कहाँ पे? ओस कोड के तहत किसी भी वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो यही था आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द प्रोविजन रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एज पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ये बोल रहा है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, क्या क्या प्रोविजन है आपके सोशल सिक्योरिटी कोड में कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए और बिल्डिंग में वर्क काम करने वाले वर्कर के लिए। आगे बोल रहा है व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम अवेलेबल टू दीज वर्कर, इन वर्कर के लिए क्या क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाया गया है, ठीक है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला है आपका सोशल सिक्योरिटी, इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या क्या है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। तो देखिए पहला है सेस फंड मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब कि जो भी आपके वर्कर हैं, ठीक है, इस कोड के तहत जो भी वर्कर होते हैं, ठीक है, चाहे बिल्डिंग के वर्कर हो या कंस्ट्रक्शन के वर्कर हो, उनके लिए सेस फंड मैकेनिज्म बनाया गया है। मतलब जो बिल्डर, ठीक है, या कंस्ट्रक्टर जो घर बनाएगा या कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, उनसे 1 या 2%, ठीक है, सेस वसूला जाएगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयर पे करेगा। और ये जो रहेगा वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट ये क्या करेगा? इस फंड को, इस फंड को इस एक्ट के तहत उस एम्प्लॉय को देगा जो इस कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला है सेस फंड मैकेनिज्म के तहत हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दूसरा तो ये वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिशियरी स्टेटस, ये तो आपको पहले भी बताया कि किसी भी इस दोनों एक्ट में अगर आपको लाभ लेना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे आप? ई श्रम पोर्टल पे, ठीक है।
ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपका पूरा डेटा हो गया, ठीक है, सरकार के पास आ गया। अब उस हिसाब से आपको जो है, आप जहां भी काम करेंगे आपका पूरा डिटेल वहां पे रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको स्टेट लेवल पर भी जो भी वेलफेयर बोर्ड है वो आपके लिए फंड रेज करेंगे और वो आपको रिप्रेजेंट करते हुए आपके एम्प्लॉयर से, ठीक है, पैसा कलेक्ट करके आपको देंगे, ठीक है। तो ये जो सेस कलेक्शन होता है वो वेलफेयर फंड में ही जाता है, जो कि एम्प्लॉई को बाद में मिलता है, ठीक है। और ये सेस का जो फंड होता है वो किससे वसूला जाता है? एम्प्लॉयर से, जो कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट ऑफ द वेलफेयर स्कीम। क्या क्या वेलफेयर स्कीम इस कोड के तहत वर्कर्स को मिलेंगे? यहाँ पे दो ही वर्कर के लिए पूछा गया है, ठीक है। वैसे वर्कर कोई भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है, स्कीम सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि भाई बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बताइए स्कीम। तो देखिए क्या क्या है। पहला पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ठीक है। इस कोड के तहत वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो चाहे आपका जो है ये बिल्डिंग वर्कर हो, उनको एक्सीडेंट एंड डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन मिलेगा। पेंशन स्कीम भी इस एक्ट के तहत उनको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउसिंग असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा। दीज रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टिंग वेलफेयर आर्किटेक्चर अंडर द प्रीवियस BOCW रिजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है द कोड अलाइन BOCW social security mechanism with broader framework. It consolidate previously fragmented schemes into a unified structure, ठीक है। ensures convergence with national level and social security board and digital scheme। तो ये कुल मिला के बोल रहा है कि जो भी इस एक्ट के तहत बंदे होंगे, एम्प्लॉय होगा, ठीक है, तो वेलफेयर जो फंड रेज किया गया था 1 या 2% आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर से लिया था, ठीक है, वो सारे फंड कहाँ पे यूज किया जाएगा? चैप्टर 8 के तहत पेंशन स्कीम दिया जाएगा, एक्सीडेंटल स्कीम दिया जाएगा, डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, हाउसिंग असिस्टेंस दिया जाएगा, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा, मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो उनको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड सैलिएंट फीचर ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन वेरियस डिफिनीशन अंडर द एक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत सोशल सिक्योरिटी कोड का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका सैलिएंट फीचर क्या है, ठीक है, और पूछ रहा है कि इस एक्ट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी बताएं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज, ठीक है। ये एक्सटेंड प्रोटेक्शन सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी एंड लाइफ कवर टू ऑल वर्कर, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गिग, प्लेटफॉर्म सेक्टर अलाइक, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हमारे पहले लॉज थे तो उसमें और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का नहीं था, गिग वर्कर का नहीं था, प्लेटफॉर्म सेक्टर का नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने एक यूनिवर्सल लॉ बनाया, हमने सबको कवर कर दिया, जितने भी वर्कर होते हैं हमने इसमें सारे को कवर किया। तो हमने क्या किया? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज किया, पहला। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा है कंसोलिडेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कंसोलिडेट मतलब मर्ज 9 अर्स्टवाइल लेबर लॉज, मतलब 9 लॉ ऐसे थे हमारे पहले जिसको हमने रिपील कर दिया और उसमें से कुछ प्रोविजन को हमने कंसोलिडेट किया और सिंप्लीफाई करके एक नया लॉ बनाया, ठीक है। जैसे पहले कौन सा था? ESI एक्ट था, PEPF एक्ट था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। तो इस सब को हमने एक जगह पे लाके पुराने लॉज को रिपील कर दिए, कंसोलिडेट करके हमने सिंप्लीफाई वे में एक नया लॉ बनाया जिसका नाम था सोशल सिक्योरिटी कोड। तीसरा है एक्सपांडेड कवरेज। हमने इसमें बहुत सारे चीजों को एक्सपांड किया है, कवर किया है, ठीक है।
प्लेटफॉर्म वर्कर को हमने कवर किया, फिक्स टर्म एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लाया, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का कॉन्सेप्ट हमने लाया, प्लेटफॉर्म वर्कर का लाया, गिग वर्कर का लाया। तो हमने क्या किया है, हमने कवरेज को एक्सपांड किया। पहले जो वर्कर डील नहीं किए जाते थे, जिसको इग्नोर किया जाता था, हमने उसको भी इसमें जगह दिया है। ठीक है, इसके बाद है पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट इंश्योर्स वर्कर कैन कैरी देयर इंटाइटलमेंट अक्रॉस एम्प्लॉयर सेक्टर रीजन, मेकिंग बेनिफिट मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो ये जो है पहले वाला जो एक्ट था उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि भाई इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराओ और आपको स्कीम मिलेगा। जबकि अभी वाले में क्या हो गया है, अभी वाले में आप ई श्रम पोर्टल पे आपके हिसाब से जो भी आप इम्प्लॉय हो, जो भी आप सेक्टर चुने हुए हो, चाहे वो गिग वर्कर का हो, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म वर्कर का हो, जो भी हो, आप उसमें सेलेक्ट करके अपना फिलअप करें और आप सरकार के नज़र में आ गए, फिर आपको सारे स्कीम आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स हो गए, पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है टेक ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स, रिटर्न, ग्रीवांसेज, रिड्रेसल, ये सारे क्या हो गए, ये सारे अब टेक ड्रिवन हो गए। पहले जमाने में ऐसा नहीं था कि आप ऑनलाइन कुछ कर पाओ, इतना नहीं था। अभी वाले में क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो हमने टेक ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कॉन्सेप्ट इस एक्ट के तहत, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत लाया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें कंपनसेशन के बारे में भी, पेनल्टी के बारे में भी हमने थोड़ा सा ध्यान दिया है, पहले वाले में इतना नहीं था। हमने पेनल्टीज को इसमें मतलब वो किया है, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है इस एक्ट के तहत कंप्लायंस नहीं करता है तो हमने हाइटेंड पेनल्टीज फॉर रिपीटेड ऑफेंडर। ठीक है, अगर कोई ऑफेंस करता है और दोबारा दोबारा करता है तो इस एक्ट के तहत उसका पेनल्टी बहुत बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो हमने फेयर कंप्लायंस और पेनल्टीज को भी इसमें ध्यान रखते हुए इस कोड को लाया। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब पूछ रहा है आपसे कि इसका सैलिएंट फीचर क्या है। तो पहला है अमलगमेशन ऑफ 9 लॉज, 9 पुराने 9 लॉज को हटा के हमने एक नया लॉ बनाया। ठीक है, तो ये हो गया इसका सैलिएंट फीचर कि हमने बहुत सारे जो लॉज थे उसको हमने एक साथ लाया। मतलब 9 लॉ को हमने हटा दिया, लेकिन उसके जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट थे हमने उसको इसमें कंसोलिडेट किया, अमलगमेशन किया, मतलब जोड़ा। ठीक है, तो अमलगमेशन ऑफ 9 लॉज, 9 कानूनों का संग्रह है ये, अकेला कानून। ठीक है, दूसरा है इंक्लूसिव डेफिनेशन। पहले वाले में इतने सारे डेफिनेशन नहीं थे, एम्प्लॉय का नहीं था, प्लेटफॉर्म वर्कर का इतना अच्छे से नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का नहीं था, इंटर स्टेट माइग्रेंट को उसमें कवर नहीं किया गया था। ठीक है, तो हमने इसको इंक्लूसिव किया इसमें। ठीक है, एक्सपांड किया इस डेफिनेशन को कि भाई कोई एम्प्लॉय है तो उसमें इंटर स्टेट भी आ सकता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी आ सकता है, पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है वॉलंटरी कवरेज, इस्टेब्लिशमेंट बिलो थ्रेशोल्ड सच एज ईपीएफ, ईएसआईसी में ऑप्ट इनवॉलंटरी स्पेशली हजार्डस यूनिट। ठीक है, पहले वाले में जो था ना, ईपीएफ या ईएसआई मतलब छोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी कर दिया गया है, वॉलंटरी है, लेकिन कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो चाहे तो ईपीएफ ईएसआईसी दे सकते हैं अपने इसको। ठीक है, किसको, जो भी वहां पे एम्प्लॉय है उनको, भले एक बंदा काम कर रहा हो, 2 बंदा काम कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका न्यू वर्कर कैटेगरीज एडेड, इसमें नए वर्कर के कैटेगरी को ऐड किया गया है, ये सैलिएंट फीचर है। फर्स्ट टाइम इन लीगल रिकॉग्निशन ऑफ गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाया आधार कार्ड। तो ये बोल रहे हैं कि गिग वर्कर को ऐड किया गया, प्लेटफॉर्म वर्कर को ऐड किया गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को ऐड किया गया। इसके बाद इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी लाया गया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसेबिलिटी कवर लाया गया, लाइफ इंश्योरेंस कवर लाया गया, हेल्थ इंश्योरेंस कवर लाया गया, मैटरनिटी बेनिफिट लाया गया, पेंशन का स्कीम लाया गया, एजुकेशन का स्कीम लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट में। तो ये सारी चीजें नई नई चीजें हैं। ठीक है, तो ये सैलिएंट फीचर हो गया। स्टेट गवर्नमेंट क्या देगा, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड देगा, एम्प्लॉयमेंट में अगर इंजरी होता है तो उसका कंपनसेशन दिलाएगा,
हाउसिंग फैसिलिटी देगा, स्किल डेवलपमेंट पे काम करेगा, फ्यूनरल एड देगा, ओल्ड एज होम देगा। तो ये सारी चीजें जो है इस एक्ट के तहत एक तरीके से प्रोवाइड किया गया, जो पहले नहीं था। तो यही इसका एक तरीके से सैलिएंट फीचर हो गया। अब इस एक्ट में आपसे कुछ डेफिनेशन भी पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला है सोशल सिक्योरिटी का डेफिनेशन। सोशल सिक्योरिटी का मतलब मेजर्स इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन for all worker categories in old age, sickness, maternity, injury, unemployment, invalidity और लॉस ऑफ ब्रेड विनर। ठीक है, ये बोल रहा है सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 में। इसमें बताया गया है कि जो मैटरनिटी, इंजरी या अनएम्प्लॉयमेंट या इनवैलिडिटी या लॉस ऑफ ब्रेड विनर है, ठीक है, तो उनके लिए खास करके जो है हेल्थ और इनकम प्रोटेक्शन की बात की कही गई है इस डेफिनेशन में, सोशल सिक्योरिटी में। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ईपीएफ बोर्ड आएगा, ईएसआईसी बोर्ड आएगा, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद है और एज पर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद गिग वर्कर को भी डिफाइन किया गया था इस एक्ट के तहत। A person who performs work or participation in a work arrangement or earns outside traditional employer-employee relationship, जो मैंने पहले बताया था, फ्रीलांसर वगैरह। इसके बाद है प्लेटफॉर्म वर्कर को भी ऐड किया गया, जैसे स्विगी, उबर, ये सारे। इसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी इसमें ऐड किया गया नया, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड होगा वो बंदा, जैसे आपको कोई रोड साइड में हॉकर्स को देखते हो, वेंडर को देखते हो, चाय बेचता है कोई रोड साइड में, कोई रोड साइड में आइसक्रीम बेचता है, ठीक है। वो सब कौन है? वो सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, ठीक है। फिर एम्प्लॉय के कॉन्सेप्ट को वाइड किया गया। इसमें अब डायरेक्टली अगर एम्प्लॉयड होते हो तो भी आप एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होते हो तो भी आप एम्प्लॉय माने जाओगे, चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एम्प्लॉय ही होगे, ठीक है। फिर वेजेस के बारे में, तो वेजेस तो मतलब जो सैलरी है वही है।